नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग आज भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संसद यानी पार्लियामेंट को शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर एग्जाम व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जीएस बेस्ड लगभग सभी एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकार, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अब हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में समझते हैं। भारत में आज़ादी के बाद लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए पहला चुनाव 1952 में करवाया गया था। 1954 तक लोकसभा को जनता का परिषद और राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1954 में जनता के परिषद के स्थान पे लोकसभा शब्द को अपनाया गया और राज्य परिषद के स्थान पे राज्यसभा शब्द को अपनाया गया। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा में राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा संपूर्ण रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आइए अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा सभापति। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है संसद, केंद्र सरकार के विधायी अंग, लोकसभा, निचला सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, ऊपरी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ऑप्शन बी, सिर्फ दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। ऑप्शन सी, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन बी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? ऑप्शन ए है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। ऑप्शन बी है उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी है उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए। ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि ऑप्शन ए है चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण दोषी करार दिया गया हो। ऑप्शन बी है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। ऑप्शन सी है चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आइए अब लोकसभा तथा राज्यसभा के संरचना को बारी बारी समझते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 20 राज्य संघ क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इसमें 530 राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं तथा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। ये अब राज्यसभा के संरचना को देखते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र से और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 229 राज्य के प्रतिनिधि हैं तथा 4 संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि करते हैं तथा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यसभा की सीटों का
आवंटन का वर्णन अनुसूची 4 में मिलता है। हम लोग इसको अनुसूची वाले वीडियो में अच्छे से समझे हैं, क्योंकि वहाँ हमने पूरे अनुसूची को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर 25 वर्षों यानी 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया है। मतलब कि लोकसभा तथा राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या जो है वो फ्रीज कर दिया गया है। नहीं, मतलब कि 2026 तक 552 से अधिक सीट नहीं बढ़ाया जा सकता है लोकसभा में, तथा राज्यसभा में 250 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। आइए अब लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण करने या सदस्य बनने की योग्यता को समझते हैं। पहला योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, तथा लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेना अनिवार्य है, जिसमें वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा तथा वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा, ऐसा वो शपथ लेगा। तो उसके पास अन्य योग्यता होनी चाहिए जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में वर्णित है। जैसे वह व्यक्ति राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। यह पहले लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के लिए था, लेकिन 2003 में सरकार ने राज्यसभा के निर्वाचन के लिए इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। मतलब कि अब राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य नहीं है। यह बाध्यता केवल लोकसभा के लिए है। आइए अब हम जानते हैं कि किन किन कारणों से कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर होता है। लाभ का पद कहने का मतलब है कि आप अगर कोई भी संसद का सदस्य है और उसके बाद भी वो सरकार के द्वारा किसी और पद पर रहकर पैसा लेता है तो वह लाभ का पद माना जाता है। यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो, उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो, तथा वह जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के द्वारा भी सदस्य नहीं रह सकता है, मतलब कि उसकी सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है। यदि वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण दोषी करार दिया गया हो, यदि उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, यदि वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्चों का ब्यौरा देने में असफल होता है, तब भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यदि उसे भ्रष्टाचार के कारण किसी सरकारी सेवा से हटाया गया हो तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित हो जाए तो उसे 10 दिनों के अंदर एक सदन का पद त्याग करना अनिवार्य है, नहीं तो उसकी एक सदन की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उसको पहले डिसाइड करना होगा कि उसको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि उसको किस में सदस्यता ग्रहण करना है, राज्यसभा में या लोकसभा में, नहीं तो स्वयं राज्यसभा की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा दोनों में सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको 14 दिन के अंदर बताना होता है कि उसको लोकसभा में रहना है या विधानसभा का सदस्य रहना है। अगर वो यह नहीं करता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन के 2 सीटों से चुनाव जीतता है और वह निर्धारित समय में नहीं बता पाता है कि वह किस सीट पे अपना सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसकी दोनों सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। मतलब कि उसका दोनों सीट जो जिस पे चुनाव जीता था वो रद्द कर दिया जाएगा। संसद में अनुपस्थिति के आधार पर भी सदस्यता रद्द की जाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सदस्य 60 दिनों से अधिक समय अवधि तक संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 8 दिनों के अवधि में सदन स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिनों से अधिक की अवधि को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब कि कोई भी सदस्य संसद के बैठक में बिना सभापति या बिना पीठासीन अध्यक्ष को बताए हुए वो 60 दिन से अधिक तक अनुपस्थित नहीं रह सकता है। दल बदल के आधार पर भी सदस्यता नहीं रहती है। जैसे कोई सदस्य किसी अन्य पार्टी से चुनाव जीतकर संसद में जाता है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। जैसे सपोज दैट कोई पार्टी कांग्रेस से चुनाव जीतकर सदन में गया और वो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी का त्याग करके वो बीजेपी में शामिल हो गया,
तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। आइए अब लोकसभा तथा उसके बाद राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव देश के 543 निर्वाचन क्षेत्रों से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के अनुसार चुना जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन में वैसे नागरिक मतदान करते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। 1989 से पहले वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का राइट का न्यूनतम आयु 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत वयस्क मताधिकार का न्यूनतम आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मतलब कि जो व्यक्ति 18 वर्ष का आयु पूर्ण कर चुका है उसे मतदान करने का अधिकार है। आइए अब राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया को समझते हैं। राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व करने के कारण राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। इसलिए राज्यसभा में राज्य प्रतिनिधियों की संख्या अलग अलग राज्यों से अलग अलग होती है। जैसे इसका अधिकतम 31 और न्यूनतम 1 है, जैसे यूपी में 31 है तथा त्रिपुरा में 1 है। आइए अब लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अवधि यानी कार्यकाल के बारे में समझते हैं। लोकसभा की अवधि चुनाव के बाद हुई पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है और उसके बाद खुद विघटित हो जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व भी किसी भी समय इसे विघटित करने का अधिकार है। इसी कारण लोकसभा अस्थायी सदन कहलाती है तथा राज्यसभा अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा सदस्यों की अवधि 6 वर्ष की होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 मतलब 1/3 सदस्य की कार्यकाल समाप्त होती है तथा उसे भरने के लिए चुनाव होता है। मतलब कि राज्यसभा में कभी भी एक साथ सभी सदस्यों की अवधि समाप्त नहीं होती है। इसी कारण इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। संसद को विधायिका एवं कार्यपालिका भी कहा जाता है, क्योंकि वह देश को चलाने के लिए कानून बनाती है तथा उस कानून का पालन कराने के लिए भी काम करती है। आइए अब उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है? तो हमने भी पढ़ा है कि भारत संविधान में भारत के संसद का 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ राज्यसभा सभापति दिया हुआ है जो कि संसद का अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? संसद, केंद्र सरकार के विधायी अंग, तो हाँ, संसद को केंद्र सरकार के विधायी अंग तथा कार्यपालिका अंग भी बोला जाता है और लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है जैसा कि हमने अभी पढ़ा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है जैसा कि अभी हमने समझा है। और हाउस ऑफ कॉमन ऊपरी सदन नहीं बल्कि निचली सदन कहलाती है। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन निचले सदन को कहा जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी सदन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका पहला ऑप्शन था, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसा भी हमने पढ़ा है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। और नेक्स्ट ऑप्शन है, सिर्फ दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के सदस्य ही राज्यसभा में चुनकर आते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में ही विधानसभा है, तो वहीं से सिर्फ विधानसभा के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनकर राज्यसभा में भेजा जाता है। अगला ऑप्शन है, 65वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मत देने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत हो गया। और इसका ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को कोई भी शपथ नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि वह संसद का सदस्य होता है, मतलब कि वह लोकसभा का सदस्य होता है, तो वो एज अ एमपी शपथ लेता है, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो अभी हमने देखा है कि लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मतलब कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तो राज्यसभा के लिए अप्लाई होता है और दोनों तो हो नहीं सकता है और दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए उम्मीदवार को कौन सी शर्त पूरी करनी चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है,
राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। तो ये ऑप्शन तो सही है, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो सदस्य चुनाव लड़ रहा है उसको उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता पर्ची में उसका नाम होना चाहिए, मतलब कि पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है उम्मीदवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना जरूरी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत हुआ। और नेक्स्ट ऑप्शन है उम्मीदवार जिस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है उसका निवासी होना चाहिए, ऑप्शन डी। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के कारण दोषी करार दिया गया है, ये ऑप्शन भी सही है। दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ये भी सही है। चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा है, ये ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपर्युक्त सभी। हमने अभी इस वीडियो में लोकसभा तथा राज्यसभा के संरचना, गठन, कार्यकाल, चुनाव प्रक्रिया, सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन को समझने का कोशिश किया है। और हम लोग अब इसके अगले पार्ट, मतलब हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।